Hello student. So far we have discussed ribonucleic acid, and in ribonucleic acid the importance of RNA for cell and the comparison of RNA with DNA, how they differs. And beside this we also discussed that DNA is of course genetic material, but what is the value of RNA for a cell? And we have studied about the RNA word. From the entire comparison it has been very clear that DNA at one place it is very important as a genetic material, but at the same time RNA is also equally important, and in fact there is an active involvement of RNA, and in lots of places and lots of works RNA being actively involved. And we have said finally that there is a dominance of RNA over DNA. We also concluded that DNA evolved from RNA. There is an RNA world. Still today we are having RNA world. तो ये सारी बातें जो हमने RNA DNA के कंपैरिजन की, उसके बाद हम थोड़ा और आगे चलते हैं. हम देखते हैं कि DNA में हमें ऐसे कोई टाइप्स नहीं मिलते. सेल में DNA एक ही टाइप का है और अपने हेरिडिटी इंफॉर्मेशन स्टोर करता है. बट बिकॉज RNA हैविंग ए फंक्शनल डाइवर्सिटी, RNA में हमें वेरियस टाइप्स मिलते हैं अलग अलग एक्टिविटी के लिए. मैंने RNA और DNA का एक ओवरऑल वर्किंग एक स्टोरी के फॉर्म में आपको बताया भी था कि DNA से इंफॉर्मेशन गैदर करने से लेकर प्रोटीन के फॉर्म में इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस करने तक RNA काम करते हैं. इंफॉर्मेशन को लाने वाला RNA अलग है, इंफॉर्मेशन को रीड करने वाले RNA अलग हैं, प्रोटीन सिंथेसाइज करने वाले RNA हैं. इस तरह से RNA में वैरायटी. So in the next part we will study with the types of RNA, कि how many types of RNA we have and what are their role. Types of RNA को broadly हम 2 types में डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, एक तो होगा जेनेटिक RNA जिसको हम gRNA भी कहते हैं कई बार, ये बहुत रेयर मिलता है. एंड नॉन जेनेटिक RNA. जेनेटिक RNA इज वेरी रेयर एंड इट एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरस. ये हम ऑलरेडी पढ़ा कि कुछ वायरस में आज भी RNA जेनेटिक मटेरियल है. These viruses are called ribovirus और RNA वायरस. ठीक है, तो इनमें तो क्योंकि जेनेटिक मटेरियल इसको हम gRNA जेनेटिक RNA कह सकते हैं, बहुत कम है, केवल कुछ वायरस में है, बाकी ज़्यादा कहीं नहीं. ठीक है, उसके अलावा नॉन जेनेटिक RNA being the most common and the frequently available, it is found in all the living organisms. सारे ऑर्गेनिज्म में मिलता है. ब्रॉडली हम इनको 3 पार्ट में 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं. rRNA सो कॉल्ड राइबोसोमल RNA, tRNA ट्रांसफर RNA, mRNA मैसेंजर RNA. ये तीनों नाम मैंने भी आपको कई जगह पहले भी बताए हैं और हम लोअर क्लासेस में भी सुनते हैं. तो ये 3 मेन टाइप ऑफ नॉन जेनेटिक RNA है जो सेल में बड़े एक्टिवली काम करते हैं. बिसाइड दिस वी हैव सम अदर स्पेशल टाइप ऑफ स्मॉल RNAs, और जो थोड़े बहुत अलग अलग फंक्शन में यूज होते हैं. दीज आर 2 स्पेशल टाइप वी हैव रिटन हियर, snRNA एंड scRNA. snRNA स्मॉल न्यूक्लियर RNA. ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट छोटे छोटे RNA होते हैं जो प्रोसेसिंग वगैरह में काम आते हैं. मैंने आपको बताया था RNA में सेल्फ प्रोसेसिंग होती है और हम इसको आगे डिस्कस भी करेंगे. ये वहाँ काम आते हैं snRNA, स्मॉल न्यूक्लियर RNA. देन scRNA, स्मॉल साइटोप्लाज्मिक RNA. ऐसा माना जाता है कि साइटोप्लाज्म में इन 3 RNA के अलावा कुछ और छोटे छोटे RNA होते हैं. ये एंजाइम की तरह काम कर सकते हैं. ये प्रोटीन सिंथेसिस के बाद प्रोटीन को फाइनली डेवलप करने में काम आ सकते हैं, बट इनके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं भी है. बट देयर मे बी सम अदर RNA ऑल्सो. तो ये 2 स्पेशल टाइप हैं, स्मॉल न्यूक्लियर RNA, स्मॉल साइटोप्लाज्मिक RNA. बाकी रूटीन में हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ RNA हैं. हम 1 बाय 1 एक एक RNA को लेते हैं, का स्ट्रक्चर किस तरह का है, उनका फंक्शन क्या है. हम ये इंडिविजुअली पहले RNA समझेंगे, तभी हम उसके बाद प्रोटीन सिंथेसिस और ये सारी चीज़ें आगे के बड़े प्रोसेस समझ पाएंगे. तो सबसे पहले हम लेते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ RNA एंड दैट इज राइबोसोमल RNA. rRNA राइबोसोमल RNA सेल में मिलने वाला ये सबसे स्टेबल RNA है और सबसे मैक्सिमम क्वांटिटी में मिलता है. इट इज़ द मोस्ट स्टेबल RNA एंड फाउंड इन मैक्सिमम क्वांटिटी. अबाउट 80 to 90% ऑफ टोटल RNA. सेल का जितना टोटल RNA है उसका 80 to 90% rRNA होता है, बड़ा स्टेबल होता है. बट ध्यान रखना, सेल में rRNA कभी भी इंडिपेंडेंटली नहीं मिलता. आपको यूं कहीं rRNA नहीं दिखेगा. rRNA बड़ा स्टेबल है. और देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कोई भी न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं, चाहे वो DNA हो RNA हो,
न्यूक्लिक एसिड की स्टेबिलिटी दो वजह से बढ़ सकती है। अगर हम न्यूक्लिक एसिड को किसी प्रोटीन के साथ एसोसिएट करके कॉम्प्लेक्स बना दे तो बड़ा स्टेबल हो जाता है, जैसे हमारा डीएनए भी हिस्टोन के साथ मिलकर क्रोमेटिन बना देता है। या फिर हम उस न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा कर लें कि वो स्ट्रक्चर वाइज स्टेबल हो जाए, जैसे डीएनए डबल स्टैंडर्ड हो जाता है। डीएनए में इसीलिए तो स्टेबिलिटी ज़्यादा है कि वो डबल स्टैंडर्ड भी है, ठीक है, और प्रोटीन के साथ भी एसोसिएटेड बड़ी स्टेबिलिटी रहती है। आरआरएनए भी बड़ा स्टेबल है। द रीजन बिहाइंड दैट कि आरआरएनए नेवर फाउंड इंडिपेंडेंट है, होता तो वो सिंगल स्टैंडर्ड, आरएनए मतलब सिंगल स्टैंडर्ड, ठीक है, लेकिन आरआरएनए हमेशा प्रोटीन के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहता है, और क्योंकि वो प्रोटीन के साथ रहता है तो बड़ा स्टेबल रहता है और लंबे टाइम तक रहता है। सारे आरएनए में सबसे ज़्यादा लाइफ आरआरएनए की होती है, एंड आरआरएनए ऑलवेज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ राइबोसोमल यूनिट। आरआरएनए और प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स मिलकर राइबोसोम यूनिट बनाते हैं। राइबोसोम एक सेल ऑर्गेनल है, हम सभी जानते हैं, ठीक है, राइबोसोमल यूनिट। और राइबोसोमल यूनिट का केमिकल नेम इसलिए हुआ राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। जब मैंने डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोप्रोटीन डीएनपी की बात की थी तो ये आरएनपी है, ठीक है। राइबोसोम तो कॉमन नेम है, राइबोसोम का केमिकल नेम क्या है, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। और राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन में आरआरएनए और प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, इस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स की वजह से आरआरएनए बड़ा स्टेबल भी हो जाता है, और ये राइबोसोम की यूनिट्स के फॉर्म में मिलता है। और आपको पता भी होना चाहिए राइबोसोम में हमेशा दो यूनिट होती हैं, एक लार्जर यूनिट, स्मॉलर यूनिट, जो मैग्नीशियम आयन की हेल्प से आपस में कंबाइंड होकर के राइबोसोम बनाती है। इतना हम सेल में पढ़ते भी हैं, ठीक है। तो ये प्रोटीन यूनिट राइबोसोम के साथ में राइबोसोमल यूनिट्स फॉर्म बन करेगा, ठीक है। नाउ सिंथेसिस कहाँ से होगा, आरआरएनए इज ऑलवेज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम डीएनए। तो सारे आरएनए डीएनए से बनेंगे, आरआरएनए भी डीएनए से सिंथेसाइज होते हैं, ठीक है। और कहाँ होंगे, न्यूक्लियोलस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर भी एक डेंस स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियोलस, ठीक है। यूकैरियोट्स में मैक्सिमम सारे आरआरएनए न्यूक्लियोलस में बनते हैं, क्योंकि प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस नहीं है, तो आरएनए का सिंथेसिस साइटोप्लाज्म में होगा, ये अंडरस्टूड है। सारे आरएनए प्रोकैरियोट में साइटोप्लाज्म बनेंगे, इन साइटोप्लाज्म इन प्रोकैरियोट, बट यूकैरियोट्स में ये काम न्यूक्लियस में होगा। और आरआरएनए तो स्पेशली न्यूक्लियोलस में बनते हैं। जब हम सेल में न्यूक्लियोलस पढ़ते हैं तो बताया जाता है इट इज़ आरआरएनए फैक्ट्री, ठीक है, राइबोसोम फैक्ट्री भी कहते हैं। न्यूक्लियोलस में आरआरएनए बनता है, न्यूक्लियोलस में इसका प्रोटीन के साथ कॉम्प्लेक्स बना के राइबोसोम यूनिट, सब ये न्यूक्लियोलस में होता है। तो ये सेल ऑर्गेनल है इसी काम के लिए, ओके, ठीक है। रही बात उसके फंक्शन की, तो मैंने आपको एक स्टोरी जो बताई थी सारे आरएनए किस तरह से काम करते हैं। आरआरएनए फॉर्म्स राइबोसोम यूनिट विच एक्ट एज ए साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। भाई आरआरएनए का फंक्शन क्या हुआ, ये राइबोसोम बनाएगा और राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे। और आपको ये भी मैंने बताया था थोड़ा सा एक ब्रीफ आउटलाइन कि राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में काम क्या करता है। तो मैंने कहा था कि इन्फॉर्मेशन डीएनए से एमआरएनए लेकर आता है। इस इन्फॉर्मेशन को सबसे पहले रीड करना शुरू करता है राइबोसोम। तो एक तो है कोडोन रिकॉग्नाइजेशन, एमआरएनए पर सारी इन्फॉर्मेशन कोडेड फॉर्म में, ये कोड भी मैं आगे बताऊंगा आपको। तो ये कोड रिकॉग्नाइज करता है, ये कोड पढ़ता है, एक कोड रिकॉग्नाइज किया और ये उसको ट्रांसलेट करता है कि इस कोड से अपने को कौन सा अमीनो एसिड लाना है, क्योंकि प्रोटीन तो अमीनो एसिड से बनेगा ना। तो कोडोन रिकॉग्नाइज करके अमीनो एसिड को बुलाने का काम इसका रहता है। दूसरा, जब अमीनो एसिड टीआरएनए लेकर आएंगे तो इन अमीनो एसिड को ये आपस में कनेक्ट करने का काम भी करते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड से अमीनो एसिड जोड़े जाएंगे और एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी, वही प्रोटीन है। तो एक तो कोडोन रिकॉग्नाइजेशन एंड पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, वैसे तो इतना सफिशिएंट होता है कि आरआरएनए राइबोसोम फॉर्म करता है और राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है। कोई थोड़ा और स्पेसिफिक वे में पूछे कि नहीं इन द प्रोटीन सिंथेसिस व्हाट इज द एग्जैक्ट रोल ऑफ आरआरएनए, तो यू कैन से इट इज कोडोन रिकॉग्नाइजेशन एज वेल एज पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। ये दो काम वो स्पेसिफिकली करते हैं। ये सब चीज़ें आप जब अभी हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे प्रोटीन सिंथेसिस वहाँ फिर से आएंगे, ओके। नाउ आरआरएनए के फंक्शंस के बाद में टाइप्स पर बात करते हैं। ये चीज़ आप सेल में भी पढ़ते हैं, जब सेल में राइबोसोम पढ़ाया जाता है उस वक्त भी आरआरएनए के बारे में बताया जाएगा, और अभी हम यहाँ भी बताते हैं। आरआरएनए को प्रोकैरियोट यूकैरियोट में हम देखते हैं कि अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे राइबोसोम आपने पढ़ा होगा कि सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट सेडवर्ग यूनिट से डिफाइन होता है, 70s राइबोसोम, 80s राइबोसोम, ये सेंट्रीफ्यूगेशन के साथ इसकी वैल्यू अराइज होती है, ठीक है ना। तो जब राइबोसोम सेडिमेंटेशन से लिखा जाता है तो उसके आरआरएनए भी सेडिमेंटेशन से लिखे जाएंगे। और इसीलिए प्रोकैरियोट की अगर बात करें तो 3 टाइप्स के आरआरएनए होते हैं। ये 3 टाइप्स के जो आरआरएनए 23S, 5S एंड 16S, 3 टाइप्स ऑफ आरआरएनए, ये इनकी सेडिमेंटेशन वैल्यू है। 23S एंड 5S आरआरएनए के साथ कुछ प्रोटीन और एसोसिएट होता है, फिर ये बनते हैं
राइबोसोम की लार्जर यूनिट 50S। ठीक है, सेडिमेंटेशन में कभी भी सम टोटल सेम नहीं आता है। ठीक है, छोटी छोटी यूनिट का सेडिमेंटेशन ज़्यादा आता है, इनको कंबाइन करके बड़ी यूनिट बनाएंगे, सेडिमेंटेशन थोड़ा कम आता है। तो 23S और 5S के साथ कुछ प्रोटीन कंबाइंड होकर 50S की लार्जर यूनिट, 16S rRNA के साथ कुछ और प्रोटीन कंबाइंड होकर के 30S की स्मॉलर यूनिट बनाएंगे, और 50S एंड 30S लार्जर और स्मॉलर यूनिट ऑफ राइबोसोम कलेक्टिवली फॉर्म 70S राइबोसोम। ये बनाएंगे प्रोकैरियोट्स का 70S राइबोसोम। आगे बात समझ में? तो आपको ये पहले तो ध्यान रखना है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ rRNA इन प्रोकैरियोट्स, 3 टाइप, 23S, 5S, 16S। ठीक है, इससे ये 70S राइबोसोम बनाएंगे। ऑन द अदर हैंड यूकैरियोट्स में 3 की बजाय 4 टाइप्स होते हैं। ये 4 टाइप्स होते हैं 28S rRNA, 5.8S rRNA, 5S rRNA, 18S rRNA। ये 23, 5 और 16 है। ये 28, 5.8, 5 एंड 18S, या 888 चलता है। ठीक है, उसमें से 28S, 5.8S एंड 5S, ये तीनों rRNA with some protein forms larger unit of ribosome 60S। ये 60S की यूनिट बनाएंगे। 18S rRNA with some protein forms smaller unit 40S, and 60S and 40S आपको पता है दोनों मिलकर के 80S का राइबोसोम बनाते हैं। अब ये चीज़ पढ़ते समय अपने आप हमें 11th की बातें याद आनी चाहिए। जब राइबोसोम बताया जाता है 70S टाइप, 80S और उसके यूनिट्स। राइबोसोम के अंदर कुछ भी नहीं है। राइबोसोम मेम्ब्रेन लेस नेकेड सेल ऑर्गेनल है। राइबोसोम में केवल 2 यूनिट है जो मैग्नीशियम आयन की हेल्प से कंबाइन होती है, और ये दोनों यूनिट जो है rRNA और प्रोटीन से बनती है। तो कौन कौन सा rRNA कौन कौन सी यूनिट बनाएगा राइबोसोम की, ये ध्यान रखना है। ठीक है, आपको पूछा जाए विच rRNA इज कॉमन इन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, तो बता सकते हो? ऑब्वियसली बात, इट इज 5S rRNA दोनों में है। एक और आता है कि इन यूकैरियोट विच rRNA इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट प्रिमिटिव वन, कौन सा होगा भाई? 5S rRNA दोनों में है, प्रोकैरियोट में भी है, तो यूकैरियोट में 5S rRNA को सबसे प्रिमिटिव माना जा सकता है। क्लियर बात? अच्छा, इनके सिंथेसिस की जहाँ तक बात बताई गई तो मैंने बताया था कि प्रोकैरियोट के अंदर तो ये सारे के सारे टाइप जो है कहाँ सिंथेसाइज होंगे? साइटोप्लाज्म में। प्रोकैरियोट में सब कुछ साइटोप्लाज्म में होगा। यूकैरियोट में हमने बताया था न्यूक्लियोलस में सिंथेसिस होता है। लेकिन अब एक स्पेसिफिक चीज़ ध्यान और रखना। ठीक है, 28S, 5.8 और 18S, 28, 5.8 और 18S rRNA आर सिंथेसाइज्ड इन न्यूक्लियोलस। लेकिन 5S rRNA, बट 5S rRNA सिंथेसाइज्ड इन न्यूक्लियोप्लाज्म। ये एक स्पेसिफिक केस है। 5S न्यूक्लियोप्लाज्म में सिंथेसाइज होता है, बाकी सारे जो तीनों हैं वो न्यूक्लियोलस में सिंथेसाइज होते हैं। इसलिए मोटे तौर पर यही कहा जाएगा कि न्यूक्लियोलस में rRNA बनता है। लेकिन ये ध्यान रखना, यूकैरियोट्स में भी 5S rRNA, जो कि उसका सबसे प्रिमिटिव rRNA भी कंसिडर किया जाता है, वो न्यूक्लियोप्लाज्म में सिंथेसाइज होता है। इस पर क्वेश्चन भी आया हुआ है आपको सेल में और इस चैप्टर में, दोनों जगह मॉड्यूल में भी मिल सकता है कि rRNA सिंथेसाइज्ड इन। अब rRNA सिंथेसाइज्ड इन, अब इसके अंदर क्या हो जाता है? कई एक बार तो ऑप्शन में था कि न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियोलस दोनों ही दे रखा है। अब न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियोलस दोनों दे रखा है, तो आप आंसर न्यूक्लियोलस करेंगे। ये नहीं सोचना है कि न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ही न्यूक्लियोलस होता है, नहीं। न्यूक्लियस के 4 कंपोनेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन। तो न्यूक्लियोप्लाज्म में तो सिर्फ 5S सिंथेसाइज होगा, न्यूक्लियोलस इज द स्पेसिफिक आंसर। और या फिर अगर न्यूक्लियोलस नहीं है ऑप्शन में तो फिर आंसर न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस जब आप बोलते हो तो उसमें न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोलस दोनों आ गए। तो अगर ऑप्शन में न्यूक्लियस है तो आप न्यूक्लियस कर सकते हो, नहीं तो न्यूक्लियोलस आंसर होता है। ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऑप्शंस पर। बट सिंथेसिस की प्लेस ध्यान रखना, 5S न्यूक्लियोप्लाज्म में सिंथेसाइज होगा। ओके, इन सब के अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया था आरएनए में राइबोजाइम एक्टिविटी, कई बार आरएनए एंजाइम की तरह काम करता है। हमने अभी राइबोसोम के बारे में बताया कि राइबोसोम में भी आरएनए का काम क्या है? कोडोन रिकॉग्नाइज करना। कोडोन रिकॉग्नाइज करने के बाद जब टीआरएन अमीनो एसिड लेकर आएंगे तो उन अमीनो एसिड को ज्वाइन करने का काम भी करता है पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। और ये पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन का काम आरएनए किसी एंजाइम से नहीं करवाता, वो खुद करता है। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन इज एन एंजाइमेटिक रिएक्शन, but this enzyme is not proteinaceous enzyme and here RNA itself acts as an enzyme। यहाँ RNA खुद एंजाइम की तरह काम करता है, राइबोजाइम, ठीक है। और वो RNA होगा rRNA, क्योंकि राइबोसोम में rRNA। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सेल, और ये काम RNA खुद करता है एज एन एंजाइम। अब हम देखें
कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में आखिर ऐसा कौन सा आरआरएनए है जो राइबोजाइम की तरह, एंजाइम की तरह काम करके पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये चीज़ हम ट्रांसलेशन के वक्त भी वापस डिस्कस करेंगे, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। प्रोकैरियोट के अंदर 23S आरआरएनए, कौन सा वाला 23, और यूकैरियोट्स में 28S आरआरएनए। ये जो दोनों होते हैं, these two they act as राइबोजाइम, ये राइबोजाइम की तरह काम करते हैं, ठीक है। दे एक्ट एज राइबोजाइम, और इसका नाम दिया जाता है यहाँ पर पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। सो विच आरआरएनए एक्ट एज एन एंजाइम, एक्ट एज राइबोजाइम, राइबोजाइम की तरह काम करता है। प्रोकैरियोट के केस में 23S, इसको पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम के जैसा नाम दिया हमने, और 28S आरआरएनए इन यूकैरियोट्स, ये राइबोजाइम की तरह काम करते हैं, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। और ये राइबोजाइम करता क्या है, बेसिकली इट फॉर्म्स पेप्टाइड बॉन्ड्स, फॉर्म्स पेप्टाइड बॉन्ड्स ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। तो जब प्रोटीन सिंथेसिस ट्रांसलेशन होता है तो उस टाइम ये पेप्टाइड बॉन्ड बनाने का काम करें, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म करता है। एक्चुअली ये छोटी छोटी बातें सर ध्यान रखेंगे तो आगे के प्रोसेस इजी हो जाएंगे हमारे लिए समझने। तो आरआरएनए के टाइप्स, ठीक है, कौन सा आरआरएनए कौन सी राइबोसोमल यूनिट बनाएगा, इसमें ये सिंथेसाइज कहाँ कहाँ होंगे, और कौन सा आरआरएनए राइबोजाइम की तरह काम करेगा, उसका नाम रहेगा पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। ये बेसिक बातें सारी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट टाइप था राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए। बहुत स्टेबल आरएनए है, राइबोसोम के फॉर्म में मिलता है, डीएनए से सिंथेसाइज होगा, न्यूक्लियस में सिंथेसाइज होगा, और इसके वेरियस टाइप्स। क्लियर। अपनी कॉपी में भी प्रॉपर वे में इनके नोट्स बना लें, ताकि ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें लेकिन बहुत बार काम आएंगे, ठीक है। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे सेकेंड टाइप ऑफ आरआरएनए, दैट इज ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट वन टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। ट्रांसफर आरएनए टीआरएनए की खास बात यह है कि आरएनए के सारे टाइप्स में सबसे स्मॉलेस्ट आरएनए, इसको स्मॉलेस्ट आरएनए कहते हैं। इट बिहेव्स लाइक एन एडेप्टर, जैसे हम कई बार इलेक्ट्रिक एडेप्टर होता है, ये जैसे प्लग में लगाते हैं हम, एडेप्टर होता है, ये एडेप्टर की तरह काम करता है। ये अमीनो एसिड लेकर आता है और राइबोसोम के अंदर आ जाता है और एमआरएनए पर एक एडेप्टर की तरह खड़ा हो जाता है, ठीक है। तो ये सबसे छोटा, मतलब जो स्मॉलेस्ट आरआरएनए है, टीआरएनए उससे भी छोटा है। स्मॉलेस्ट आरआरएनए कौन सा होगा, 5S आरआरएनए, टीआरएनए उससे भी छोटा है, ठीक है। स्मॉलेस्ट एडेप्टर आरएनए, इसको सोल्यूबल आरएनए भी कहते हैं, इतना छोटा है कि ऑलमोस्ट सोल्यूबल स्टेज में रहता है। एस आरएनए कहते हैं, सोल्यूबल आरएनए। इसका जो सेडिमेंटेशन होता है वो है 5S का, सॉरी 4S, 5S तो है उसमें राइबोसोम में, आरआरएनए में स्मॉलेस्ट आरआरएनए है 5S वाला, ये उससे भी छोटा है, 4S का सेडिमेंटेशन है इसका। तो ये आरआरएनए से काफ़ी छोटा होता है, इसीलिए राइबोसोम के अंदर एंटर कर जाते हैं, ठीक है। 10 to 15% ऑफ टोटल आरएनए, सेल के टोटल आरएनए का 10 to 15% रहता है, ठीक है। और ये भी डीएनए से सिंथेसाइज होगा इन द न्यूक्लियोप्लाज्म ऑफ न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियोप्लाज्म में सिंथेसाइज होगा, वो आरआरएनए के लिए न्यूक्लियोलस है, ये तो नॉर्मल न्यूक्लियोप्लाज्म में सिंथेसाइज होगा, और वही प्रोकैरियोट में साइटोप्लाज्म, ठीक है। फंक्शन क्या रहा इसका, ट्रांसफर ऑफ अमीनो एसिड एट द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। जहाँ राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहा है एमआरएनए पर, ये वहाँ अमीनो एसिड ट्रांसफर करते हैं, एक टीआरएनए एक ही टाइप का अमीनो एसिड लाएगा। ये बड़े स्पेसिफिक होते हैं, और जितना अलग अलग अमीनो एसिड के लिए अलग अलग टीआरएनए, उनका टीआरएनए स्पेसिफिक है, ये उसको उठा के लेके आएंगे, स्पेसिफिक होते हैं, बट टीआरएनए अमीनो एसिड ट्रांसफर करते हैं। टीआरएनए में दो खास बातें हैं, एक तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड होते हैं, और एक इसका स्ट्रक्चर। टीआरएनए इज द ओनली न्यूक्लिक एसिड वी हैव सम व्हिच हैव सम एडिशनल अनयूजुअल नाइट्रोजनस बेस। ये नाइट्रोजनस बेस टीआरएनए के अलावा किसी न्यूक्लियोटाइड में, किसी न्यूक्लिक एसिड में नहीं होते हैं। वैसे न्यूक्लिक एसिड में नाइट्रोजन बेस 5 है, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, यूरेसिल एंड गुआनिन, जिसमें से यूरेसिल, थायमिन भी आइदर और रहते हैं। ये ऐसे होते हैं, इट हैव सम एडिशनल अनयूजुअल नाइट्रोजनस बेस एंड व्हिच इज नेवर फाउंड इन एनी अदर न्यूक्लिक एसिड। ये 3 होते हैं, ये टीआरएनए के अंदर ही मिलते हैं। दीज आर आयनोसिन, इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, देन डाईहाइड्रोयूरिडीन, DHU,
एंड सूडो यूरेसिल साई सिंबल से, ठीक है। टीआरएनए में ये 3 अनयूजुअल नाइट्रोजन बेस हैं जो टीआरएनए में बाद में ऐड किए जाते हैं। ये टीआरएनए के स्ट्रक्चर को स्टेबल बनाने में काम आते हैं, ठीक है। तो टीआरएनए में आइनोसिन, डाइहाइड्रोयूरिडिन, सूडो यूरेसिल नाम के कुछ एडिशनल अनयूजुअल नाइट्रोजन बेस भी हैं, ठीक है। सबसे मेन चीज है टीआरएनए की, वो है उसका स्ट्रक्चर। देखिए आरआरएनए भी बड़ा स्टेबल है और टीआरएनए भी बड़ा स्टेबल है। आरआरएनए स्टेबल हो जाता है प्रोटीन के साथ कॉम्प्लेक्स बनने की वजह से राइबोसोम के फॉर्म में। टीआरएनए कभी प्रोटीन के साथ नहीं मिलेगा, बट टीआरएनए खुद पर ही इतना फोल्ड हो जाता है और ऑलमोस्ट एक डबल स्टैंडर्ड जैसा स्ट्रक्चर बना देता है, तो वो अपने स्ट्रक्चर में काफी स्टेबल हो जाता है। भाई या तो स्ट्रक्चर वाइज स्टेबल हो जाए या कॉम्प्लेक्स बना ले। टीआरएनए क्या करता है, देखिए इसका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। टीआरएनए की अगर हम बात करें, द स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। हियर इट हैव सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन which folds upon itself and form a stable structure। एक सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है जो अपने ऊपर कई बार इस तरह से फोल्ड हो जाती है कि एक स्टेबल स्ट्रक्चर बन जाता है। सारे आरएनए में सबसे कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर टीआरएनए का ही, ठीक है। टीआरएनए के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए 2 अलग अलग मॉडल सजेस्ट किए गए। वन इज द क्लोवर लीफ मॉडल, इसको 2D मॉडल भी कहते हैं। इट वाज सजेस्टेड बाय रॉबर्ट हॉले, ये एग्जाम में भी पूछा जा चुका। क्लोवर प्लांट के लीफ जैसा इसका स्ट्रक्चर, क्लोवर लीफ मॉडल। देन वन मोर इज देयर एल शेप्ड मॉडल, ये 3D मॉडल है जो बाद में दिया गया है। किम ने ये 3D मॉडल दिया है। दोनों मॉडल में केवल अरेंजमेंट का थोड़ा सा फर्क है 2D और 3D का, बाकी बेसिक चीज़ें सारी सेम है। हमें नॉर्मली बुक्स में क्लोवर लीफ मॉडल दिया हुआ रहता है, हमें कई बार लेबल्ड डायग्राम बनाने को आ सकता है एज इन सब्जेक्टिव क्वेश्चन, नहीं तो वो डायग्राम एज सच ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, उसकी लेबलिंग भी आती है, ठीक है। तो हम इसका जरा स्ट्रक्चर देखें और टीआरएनए के स्ट्रक्चर में कौन सा हिस्सा क्या काम करता है वो सारी चीज़ें देखी जाए। तो हम 2D मॉडल या क्लोवर लीफ मॉडल को एक्सप्लेन करेंगे। ये जो हमने बना रखा है ये क्लोवर लीफ मॉडल, आप देखिए लगे सारा जैसे डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, लेकिन है ये सिंगल स्टैंडर्ड। देखिए ये 3rd एंड है, फिर यही खुद पर इस तरह से फोल्ड होकर के वापस ये बना 5, ये 5 एंड और 3rd एंड, ठीक है। इस तरह का एक क्लोवर लीफ शेप का स्ट्रक्चर है ये। इसमें बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखने की है अपने को। 3rd एंड की तरफ हमेशा एक ट्रिपलेट 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं ACC। ये जो ACC है, ये ट्रिपलेट वाला जो पार्ट है बेसिकली ये हर टीआरएनए में कॉमन होता है। ये सारे टीआरएनए में ACC जरूर होगा, ठीक है। और इधर 5 एंड की तरफ अगर अपन बात करें तो 5 एंड का एंड हमेशा G से होगा, ग्वानिन से। ये कुछ चीज़ें फिक्स होती हैं। अब देखो कई जगह पर ये फोल्ड हो रहे हैं तो ये खुद में ही पेयरिंग हो जाती है और कुछ जगह से लूप बने हुए दिखेंगे आपको, ठीक है। और पूरे टीआरएनए के 4 अलग अलग हिस्से हो गए, 4 साइट्स हैं इसमें। हम एक एक करके इन साइट्स और उनका फंक्शन देखें। तो सबसे पहला जो ये 3rd एंड की तरफ है, ये साइट कहलाती है एक्सेप्टर आर्म। दिस इज नॉन एट एक्सेप्टर आर्म। एक्चुअली ये वो जगह है जहाँ पर अमीनो एसिड बाइंड होता है, तो इसलिए इसको अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट भी कहें। तो ध्यान रखने वाली बात है, अमीनो एसिड टीआरएनए में हमेशा कहाँ बाइंड होगा, एक्सेप्टर आर्म पर एट द 3 एंड। 3rd एंड पर तो मैंने कहा ना टीआरएनए अमीनो एसिड लेकर आएगा, तो वो अमीनो एसिड टीआरएनए के एक तरह से सिर पे रखा हुआ है, वो इसके 3rd एंड पर यहाँ अटैच होता है। एक्सेप्टर आर्म पर अमीनो एसिड बाइंड होता है, समझ में आ गई बात। उसके बाद में नेक्स्ट इधर का जो लूप है ये 7 बेसिस का लूप है। मतलब ये जो पूरा लूप है ये 7 न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ है, ठीक है। और इस लूप को कहते हैं टी-जाइसी लूप। टी-जाइसी लूप, इनके नाम साइंटिस्ट ने अपने अकॉर्डिंग रखे, टी-जाइसी लूप। और इसको सिंपल वे में कहें तो ये है राइबोसोम बाइंडिंग साइट। जब टीआरएनए अमीनो एसिड लेकर राइबोसोम में एंटर करता है तो अपने इस आर्म से वो राइबोसोम को पकड़ता है, राइबोसोम को होल्ड करता है, तो इस साइड से वो राइबोसोम से बाइंड होगा। टी-जाइसी लूप 7 बेस का ये लूप राइबोसोम बाइंडिंग साइट है, समझ गए। फिर हम इस तरफ आते हैं तो अगला एक है DHU लूप। DHU वही डाइहाइड्रोयूरिडिन। इन सब में क्या वो अनयूजुअल नाइट्रोजन बेस है, उसी अकॉर्डिंग इनके नाम है। टी-जाइसी में भी साई में सूडो यूरेसिल है, ठीक है। DHU लूप जो है ये डाइहाइड्रोयूरिडिन लूप है। ये करीब 8 to 12 बेसिस का थोड़ा बड़ा लूप होता है, 8 to 12 बेसिस का। इसको बोलते हैं एंजाइम बाइंडिंग साइट। ये है एंजाइम बाइंडिंग साइट। एक्चुअली इस साइट पर, इस लूप पर एंजाइम आकर बाइंड होता है। कौन सा एंजाइम है, अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम। ये है अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम, ठीक है। ये एंजाइम इस जगह आकर बाइंड करता है और इस एंजाइम का काम क्या है, इट जॉइंस अमीनो एसिड विद टीआरएनए एट एक्सेप्टर आर्म। हमने क्या कहा था, एक्सेप्टर आर्म पर टीआरएनए अमीनो एसिड बाइंड होगा,
लेकिन अमीनो एसिड को यहाँ बाइंड करने के लिए एक एंजाइम चाहिए। वो एंजाइम है अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज, और ये अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज इस जगह बाइंड होगा। तो हुआ ये कि यहाँ आकर के पहले एंजाइम बाइंड होगा, ये एंजाइम यहाँ बैठे बैठे इस थर्ड एंड पर क्या करेगा, अमीनो एसिड लगाएगा। तो टीआरएनए का इधर के जो दोनों साइट है तो अमीनो एसिड से रिलेटेड, इस साइड पर अमीनो एसिड अटैच होगा और इस साइड पर वो एंजाइम बाइंड होगा जो अमीनो एसिड को अटैच करने में हेल्प करेगा। ठीक है, एंजाइम ध्यान रखना, अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम। तो ये डीएचयू लूप एंजाइम बाइंडिंग साइट है और ये एंजाइम यहाँ बाइंड होकर के थर्ड एंड एक्सेप्टर आर्म पर अमीनो एसिड लगाने का काम करेगा, और वो साइट राइबोसोम से बाइंडिंग हो गई। समझ गए। अब उसके बाद बची है फोर्थ साइट, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट। ये भी 7 बेसेस का ही लूप है, 7 बेसेस का एक लूप। ठीक है, और इसमें लास्ट के जो 3 होते हैं, ट्रिपलेट कहते हैं इसको, यहाँ जो 3 न्यूक्लियोटाइड है उनको बोल रहे हैं एंटीकोडोन। ये लूप इस तरह से बना हो कि यहाँ के जो 3 न्यूक्लियोटाइड ट्रिपलेट ये एंटीकोडोन कहलाते हैं। दिस साइट इज कॉल्ड एंटीकोडोन साइट, रिकॉग्नाइजेशन साइट या नोडॉक साइट। अब आपको याद होना चाहिए एमआरएनए पर होते हैं कोड, कोडेड फॉर्म में इंफॉर्मेशन, और 3 न्यूक्लियोटाइड का एक ट्रिपलेट कोड होता है। इस कोड पर आकर के टीआरएनए एडेप्टर की तरह खड़ा हो जाता है। तो टीआरएनए में उस कोड से बाइंड होने के लिए एंटी कोड होते हैं। एंटी कोड जो होते हैं दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू एनी जेनेटिक कोड। तो जितने भी जेनेटिक कोड होते हैं उनके सबके कॉम्प्लीमेंट्री, और एक टीआरएनए में एक एंटी कोडोन है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने आपके पास कोड होंगे उतने एंटी कोडोन होंगे, और जितने एंटी कोडोन उतने टीआरएनए बनाने पड़ेंगे। एवरी टीआरएनए है 1 एंटी कोडोन। तो ये एंटी कोडोन किसी न किसी कोड का कॉम्प्लीमेंट्री होगा। और टीआरएनए यहाँ अमीनो एसिड लग रहा है, ये अमीनो एसिड लगा हुआ राइबोसोम में आया, इस हाथ से उसने राइबोसोम को पकड़ा और वो जेनेटिक एमआरएनए में जो जेनेटिक कोड है उस पर जाकर अपने एंटी कोडोन से पेयरिंग कर लेता। कोडोन एंटी कोडोन की हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती, पेयरिंग हो जाती। इससे ये टीआरएनए एमआरएनए पर ऐसे खड़ा हो जाता है। तो ये जो साइट है बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसको रिकॉग्नाइजेशन साइट कह रहे हैं क्योंकि ये रिकॉग्नाइज करता है अपने कोड को। ये अपने कोड को पहचान के वहाँ खड़ा हो जाएगा। फिर अगला टीआरएनए आ रहा, वो अपने कोड को पहचान के खड़ा होगा। हर टीआरएनए अपने अपने कोड को अपने एंटी कोडोन से रिकॉग्नाइज करता है, इसलिए इसको रिकॉग्नाइजेशन साइट भी नोडॉक भी कह रहे हैं। नोडॉक क्या है, उल्टा रीड करो उसको कोडोन है ये, क्योंकि ये कोडोन का रिवर्स होते हैं एंटी कोडोन, इसलिए इनको नोडॉक साइट भी बोला जाता है। ठीक है, तो फ्रॉम दिस साइट टीआरएनए पेयर्स विद जेनेटिक कोड ऑफ एमआरएनए। तो इस साइट से एक तरह से वो एमआरएनए से बाइंड करेगा, एमआरएनए के जेनेटिक कोड पर पेयरिंग करेगा। तो आप देखिए इसकी जो सारी साइट्स हैं वो अलग अलग फंक्शन के लिए। ठीक है, एक साइट पर अमीनो एसिड बाइंड हो रहा है एक्सेप्टर आर्म, एक साइड पर से वो राइबोसोम से बाइंड कर रहा है, एक साइड पर एंजाइम बाइंड हो रहा है जो अमीनो एसिड बाइंड करने में हेल्प करेगा, और एक साइड है जिससे वो एमआरएनए से बाइंड होता है, उसकी एंटी कोडोन से कोडोन की पेयरिंग होती है। इस तरह से राइबोसोम टीआरएनए की सारी साइट। अच्छा, एक एक्स्ट्रा साइट थोड़ी सी निकली होती है, इसको लंप कहते हैं। ये एक्स्ट्रा आर्म होती है लेकिन इसका फंक्शन अभी भी क्लियर नहीं है। जो ये एडिशनल छोटी सी आर्म है, इस छोटी सी एक्स्ट्रा आर्म लंप का अभी भी फंक्शन क्लियर नहीं है, बट इस तरह की एक आर्म होती है। ठीक है, टीआरएनए की ये सारे स्ट्रक्चर ध्यान रखिएगा। अच्छा, टीआरएनए में अमीनो एसिड हमेशा लगा हुआ रहे ये जरूरी नहीं है। ठीक है, टीआरएनए विदाउट अमीनो एसिड भी होते हैं, और जब टीआरएनए को अमीनो एसिड ले जाना है प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम, तब उस पर फिर अमीनो एसिड लगाते हैं, क्योंकि टीआरएनए पर अमीनो एसिड जब ज्वाइन करेंगे वी नीड एनर्जी ऑल्सो। इसलिए टीआरएनए के लिए 2 वर्ड यूज किए जाते हैं, ये आप भी ध्यान रखिएगा। एक तो होता है चार्ज्ड टीआरएनए, चार्ज्ड टीआरएनए, और एक होता है डिस्चार्ज्ड टीआरएनए। चार्ज्ड टीआरएनए एंड डिस्चार्ज्ड टीआरएनए। तो चार्ज्ड टीआरएनए तो क्या हुआ, टीआरएनए विद अमीनो एसिड, टीआरएनए विद अमीनो एसिड। डिस्चार्ज्ड टीआरएनए क्या हो जाएगा, टीआरएनए विदाउट अमीनो एसिड, विदाउट अमीनो एसिड। ठीक है, तो टीआरएनए चार्ज्ड और डिस्चार्ज दोनों तरह के हो सकते हैं। चार्ज्ड टीआरएनए, टीआरएनए विद अमीनो एसिड, डिस्चार्ज टीआरएनए विदाउट अमीनो एसिड। तो टीआरएनए की ये स्ट्रक्चर अच्छे से ध्यान रखिएगा। टीआरएनए में 2 खास बातें हैं, एक इसमें अनयूजुअल नाइट्रोजन बेस होता है, आयनोसिन, डाइहाइड्रोयूरेसिल एंड सूडोयूरेसिल, डाइहाइड्रोयूरिडीन एंड सूडोयूरेसिल, और एक इसका ये बड़ा स्पेशल स्ट्रक्चर, ये क्लोवर लीफ मॉडल कहलाता है। ठीक है, क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ टीआरएनए। तो हो गए 2 आरएनए हमारे, आरआरएनए एंड टीआरएनए।
आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें इसको प्रॉपरली अपनी कॉपी में भी ड्रॉ करिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस ज़रूरी है और इसकी साइड्स वगैरह अच्छे से ध्यान रखिए, ठीक है। उसके बाद में हम आगे चलते हैं। तो अगला पार्ट रहता है हमारा नेक्स्ट थर्ड टाइप, एंड दैट इज mRNA मैसेंजर RNA। इसका नाम ही जो है इसके फंक्शन के अकॉर्डिंग रखा गया है। मैसेंजर RNA सारे RNA में सबसे कम स्टेबल है, बनता है और बहुत जल्दी ही खत्म हो जाता है। लीस्ट स्टेबल RNA, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपको नहीं मिलेगा ये, वेरी शॉर्ट लाइफ स्पान विद 1 to 5% ऑफ टोटल RNA, ठीक है। ये जो है सारे RNA में सबसे कम स्टेबल RNA, ठीक है। एक्चुअली क्या है देखिए, rRNA इसलिए स्टेबल हो गया कि वो प्रोटीन के साथ कॉम्प्लेक्स में है, tRNA इसलिए स्टेबल हो गया क्योंकि वो खुद पे फोल्ड होकर के स्ट्रक्चर ही ऐसा बना देता है। अब mRNA कभी ना तो प्रोटीन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है और न ही इसके स्ट्रक्चर में ऐसी कोई फोल्डिंग है कि वो स्टेबल हो जाए, ठीक है। mRNA बनता है, इंफॉर्मेशन को DNA से ये साइटोप्लाज्म में लेके आते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस के बाद इनको खत्म कर देते हैं, तो इनकी लाइफ स्पान ज़्यादा नहीं। लेकिन हाँ, सबसे ज़्यादा सिंथेसिस इसी का होता है। टर्नओवर की अगर बात करें, कोई पूछा जाए कि विच टाइप ऑफ RNA इज मैक्सिममली सिंथेसाइज, इट इज mRNA। mRNA सबसे ज़्यादा बनता है और जब जब जरूरत होगी बार बार बनाते हैं। एक टाइप का mRNA बनाया, उससे प्रोटीन बना के उसको खत्म कर दिया, फिर अगले दिन जरूरत पड़ी फिर बनाए। ये स्टोर नहीं होता, इस पर हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन है, बड़ी प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन है, इसको स्टोर नहीं करते। तो जब जरूरत है बनाते हैं, प्रोटीन बनाए और वापस खत्म कर देते हैं। तो सबसे ज़्यादा सिंथेसिस इसी का है, सबसे ज़्यादा टर्नओवर इसी का है, यही सबसे ज़्यादा बनता है और यही सबसे ज़्यादा डिस्ट्रॉय भी होता है। tRNA rRNA तो एक बार बन गए और वो स्टेबल फॉर्म में हमेशा रहते हैं, ये ऐसा नहीं है, ये थोड़ा अलग है। इट इज़ ऑल्सो सिंथेसाइज फ्रॉम DNA इन द न्यूक्लियोप्लाज्म, ये भी न्यूक्लियोप्लाज्म में सिंथेसाइज होगा, न्यूक्लियस के प्रोकैरियोट है तो साइटोप्लाज्म। इसमें ट्रांसक्रिप्शन वर्ड वैसे जो हम यूज़ करते हैं, ध्यान रखिएगा, ट्रांसक्रिप्शन में सिंथेसिस ऑफ RNA फ्रॉम DNA से RNA बनना ट्रांसक्रिप्शन है। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन वर्ड सबसे ज़्यादा mRNA के लिए यूज़ होता है क्योंकि सबसे ज़्यादा mRNA सिंथेसाइज होता है। वैसे तो DNA से tRNA बनना और DNA से rRNA बनना भी क्या है ट्रांसक्रिप्शन, लेकिन वो इतना ज़्यादा होता नहीं है। सबसे ज़्यादा ट्रांसक्रिप्शन में हम mRNA बनाते हैं, इसलिए mRNA के रेस्पेक्ट में ज़्यादा बोला जाता है, ठीक है। फंक्शंस की क्या बात रही, तो इट कंसिस्ट ऑफ, इट कैरीज हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन इन कोडेड फॉर्म। कोडेड फॉर्म में इसके ऊपर लीनियर चेन होती है, उसमें जेनेटिक कोड लिखे हुए हैं, इन्फॉर्मेशन को कोडेड फॉर्म में लेकर आता है। और कोडेड फॉर्म में इन्फॉर्मेशन किस चीज़ की, हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन में क्या इन्फॉर्मेशन होती है, एक पॉलीपेप्टाइड बनाने की, एक प्रोटीन बनाने की इन्फॉर्मेशन। उसके ऊपर जो कोड लिखे हैं वो आपको सिर्फ ये बताएंगे कि अमीनो एसिड किस सीक्वेंस में लगाने। एक एक कोड एक एक अमीनो एसिड को स्पेसिफाई करता है, हम उस कोड को पढ़ते हैं और अमीनो एसिड उसी सीक्वेंस में अरेंज करते जाते हैं, तो एक चेन ऑफ अमीनो एसिड बन जाता है विच इज़ पॉलीपेप्टाइड एंड विच इज़ लेटर ऑन प्रोटीन। तो इसके ऊपर कोडेड फॉर्म में पॉलीपेप्टाइड फॉर्मेशन की इंफॉर्मेशन होती है। समझ में आ गई बात। रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर वाइज सबसे सिंपल स्ट्रक्चर इसी का होता है, सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर, सिंगल स्टैंडर्ड लीनियर चेन है। मैंने ये बना रखा है mRNA, ये 5 एंड और ये 3rd एंड इसका, और ये लीनियर चेन। और ये जो हमने उसके ऊपर बना रखे हैं ये न्यूक्लियोटाइड है, नाइट्रोजन बेस है। इसमें बस ये है कि फर्स्ट 3 न्यूक्लियोटाइड यानी कि फर्स्ट कोड, 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर कोड बना तो उसको बोलते हैं फर्स्ट कोड, इज कॉल्ड इनिशिएशन कोडोन। ये इनिशिएशन कोडोन होता है, ठीक है। अब ये इनिशिएशन कोडोन वगैरह मैं अभी आगे बताऊंगा। और लास्ट का जो कोड होता है वो टर्मिनेशन कोडोन होता है, इसको स्टॉप कोडोन कहते हैं। यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ खत्म होगा, बीच में भी सीक्वेंस ऑफ जेनेटिक कोड है, ठीक है। तो हर mRNA का एक आउटलाइन फिक्स है कि mRNA में फर्स्ट कोड इनिशिएशन कोडोन होता है और एंड में एक टर्मिनेशन या स्टॉप कोडोन होगा जिससे कि ये काम को एंड करेंगे। बीच में इसमें पूरी सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, सीक्वेंस ऑफ जेनेटिक कोड होगा। तो mRNA का एक बड़ा सिंपल सा स्ट्रक्चर है, कोई प्रोटीन के साथ एसोसिएशन नहीं है, कोई स्ट्रक्चर में कॉम्प्लेक्सिटी भी नहीं है, ठीक है। तो mRNA सबसे सिंपलेस्ट है, बहुत कम लाइफ है, जब जरूरत होती है बना लिया जाता है और जितना प्रोटीन बनाने के बाद इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। हाँ, कभी कभी कुछ सेल्स में mRNA को भी प्रोटीन के साथ कॉम्प्लेक्स बना कर रख दिया जाता है। जैसे हम mRNA को भी प्रोटीन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो वो भी स्टेबल हो जाएगा। एक्चुअली क्या होता है, वैसे तो mRNA स्टोर होता नहीं है, लेकिन कुछ सेल्स और कुछ ऐसी प्लेसेस होते हैं जहाँ बार बार mRNA बनाना पॉसिबल नहीं होता। तो वो सेल क्या करती है, फिर mRNA बनाकर प्रोटीन के साथ कॉम्प्लेक्स बना के कुछ टाइम के लिए रख लेती है। जैसे RBC में भी बताया जाता है। RBC में तो क्योंकि बाद में न्यूक्लियस ही डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो RBC क्या करती है, अपने आगे काम आने वाले mRNA पहले बना लेती है, उसके बाद न्यूक्लियस डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब वो mRNA स्टोर्ड फॉर्म में रख लिए जाते हैं
और जब जरूरत होती है इसको यूज़ करते हैं। तो जब कभी इस तरह का कोई काम है कि एमआरएनए को हमें कुछ टाइम के लिए स्टोर करना है तो उसको भी स्टेबल करना पड़ेगा और प्रोटीन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है। सो सम टाइम एमआरएनए फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद प्रोटीन। एमआरएनए और प्रोटीन के इस कॉम्प्लेक्स के लिए बड़ा अच्छा नाम है, इसको कहा जाता है इन्फॉर्मोसोम। इंफॉर्मेशन कंटेनिंग एमआरएनए है और ये इन्फॉर्मोसोम, जैसे आरआरएनए और प्रोटीन को राइबोसोम कहते हैं तो एमआरएनए और प्रोटीन को इन्फॉर्मोसोम्स कहते हैं। एंड दिस इन्फॉर्मोसोम्स कैन बी स्टोर्ड फॉर सम टाइम। तो ये एक तरह का स्टेबल कॉम्प्लेक्स है जो कभी कभी बन सकता है और ये एमआरएनए को या थोड़े टाइम के लिए स्टोर करने में काम आ सकता है। इन्फॉर्मोसोम पर क्वेश्चन हो सकता है एमआरएनए और प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स। अदरवाइज मैक्सिमम केस में एमआरएनए इसी तरह के लीनियर चेन रहेंगे, कोई प्रोटीन से एसोसिएशन नहीं। एमआरएनए में इससे ज़्यादा कुछ है भी नहीं, बहुत इजी गोइंग है, मेरे ख्याल से समझ में आना चाहिए। हाँ, अब ये है कि एमआरएनए बनेगा किससे, किसी जीन से ही तो बनेगा। तो ये किस टाइप के जीन से बनता है, यहाँ आकर के फर्क आता है। एमआरएनए में हमें थोड़े बहुत टाइप्स मिलते हैं। अब देखिए, हम एमआरएनए को दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एमआरएनए कैन बी ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। दो टाइप कौन कौन से हैं? मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए, पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए। मोनोसिस्टोनिक, पॉलीसिस्टोनिक। यहाँ पर एक टर्म है सिस्ट्रॉन, मोनोसिस्ट्रॉन। अब ये ध्यान रखना, मैं भी और आगे बता रहा हूँ। सिस्ट्रॉन इज अनदर टर्म फॉर जीन। अगर हम सिस्ट्रॉन बोल रहे हैं तो वो जीन के लिए कहा जाता है, एक तरह का सिनोनिमस वर्ड कह सकते हो। सिस्ट्रॉन मीन्स जीन है, ठीक है। सो एमआरएनए सिंथेसाइज फ्रॉम सिंगल सिस्ट्रॉन, सिंगल सिस्ट्रॉन या सिंगल जीन। एक जीन या एक सिस्ट्रॉन से बनने वाला एमआरएनए मोनोसिस्टोनिक। एंड एमआरएनए सिंथेसाइज फ्रॉम मोर देन वन सिस्ट्रॉन, मोर देन वन जीन। एक से ज्यादा सिस्ट्रॉन, एक से ज्यादा जीन से बनने वाला एमआरएनए पॉलीसिस्टोनिक। समझ में आ गई बात? मोनोसिस्टोनिक मेनली फाउंड इन यूकैरियोट। यूकैरियोटिक सेल्स के एमआरएनए, यूकैरियोट्स में हमेशा मोनोसिस्टोनिक ही बनते हैं। यूकैरियोटिक सेल ऑलवेज हैव मोनोसिस्टोनिक और पॉलीसिस्टोनिक ऑलवेज फाउंड ओनली इन प्रोकैरियोट। ये वाले एमआरएनए सिर्फ प्रोकैरियोट में मिलते हैं, जबकि यूकैरियोट में एमआरएनए कौन से होंगे? मोनोसिस्टोनिक। कुछ लोगों का मानना है कि प्रोकैरियोट में मोनोसिस्टोनिक हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन पॉलीसिस्टोनिक सिर्फ प्रोकैरियोट में ही होंगे, वो कभी यूकैरियोट में नहीं। तो यूकैरियोट में ऑलवेज मोनोसिस्टोनिक एंड पॉलीसिस्टोनिक ऑलवेज इन प्रोकैरियोट, ठीक है। एक से ज्यादा सिस्ट्रॉन से बनते हैं। एक्चुअली ऐसा हो क्यों रहा है? प्रोकैरियोट में और यूकैरियोट में जो डीएनए में जीन का अरेंजमेंट है उससे आ रही है ये सारी चीजें, ठीक है। हमने देखा है कि प्रोकैरियोट में होता है एक सिंगल सर्कुलर डीएनए, बैक्टीरिया में जैसे एक ही डीएनए है और उसी में उसके सारे जीन लगे हुए हैं, तो वहाँ ज़्यादा स्पेस होता नहीं है। तो प्रोकैरियोट के डीएनए में जीन कंटिन्यूअस होते हैं, एक जीन इमीडिएटली दूसरा जीन फिर तीसरा जीन, लगातार जीन होते हैं। और बल्कि कई बार एक साथ काम आने वाले प्रोटीन के जीन भी लाइन से होते हैं। तो सेल क्या करती है, जब जीन ही साथ साथ है और सबका प्रोटीन भी एक साथ चाहिए, तो हर जीन का अलग अलग एमआरएनए बनाने की बजाय एक ही साथ में सारे जीन का एमआरएनए बना देते, कॉमन एमआरएनए। उसको हम पॉलीसिस्टोनिक, मोर देन वन जीन के एमआरएनए हो गए। लेकिन यूकैरियोट में ऐसा नहीं है। मैंने आपको जेनेटिक्स के पार्ट 1 चैप्टर में भी जब क्रोमोसोम पर जीन का अरेंजमेंट बताया था तो मैंने कहा था गैप होता है, एक जीन है फिर थोड़ा सा यूजलेस फालतू का डीएनए है, उसके बाद दूसरा जीन। यूकैरियोट में लंबे लंबे लीनियर डीएनए और वहाँ जीन कंटिन्यूअस नहीं है, बहुत बड़ा डीएनए। तो एक जीन यहाँ है, फिर बहुत सारा गैप है, उसके बाद दूसरा जीन, और वो गैप में भी डीएनए के न्यूक्लियोटाइड तो हैं लेकिन वो जीन नहीं है। यूकैरियोट में जीन बड़े दूर दूर अरेंज्ड हैं, ऐसे में हर जीन का अपना अपना एमआरएनए बनेगा। वहाँ एक ही जीन से एक एमआरएनए बनेगा, वो मोनोसिस्टोनिक होगा, वहाँ पॉलीसिस्टोनिक बन नहीं सकता। आप देखिए इस चीज को जरा आप इस तरह से शो करें। इन प्रोकैरियोट जीन्स आर अरेंज्ड कंटिन्यूअसली ऑन अ सर्कुलर डीएनए विदाउट एनी गैप, कोई गैप नहीं। जैसे मैंने ये एक थोड़ा सा हिस्सा बना रखा डीएनए का। अब देखिए ये एक जीन है, ये दूसरा जीन है, ये तीसरा जीन है। तो इस तरह से जीन लाइन से अरेंज्ड है। इन्हीं जीन को हम क्या कह रहे हैं? सिस्ट्रॉन भी कह रहे हैं, इनको सिस्ट्रॉन भी बोल सकते हो, जीन भी बोल सकते हो। यूजुअली उस जीन को हम सिस्ट्रॉन कहते हैं जिससे आरएनए बनता है। अभी बताते हैं हम इसके बारे में और। बाकी देखिए लगातार जीन है या कंटिन्यूअस सिस्ट्रॉन है। अब क्या ये तीनों जीन से कई बार प्रोटीन भी हमें एक साथ ही चाहिए होता है, तो सेल क्या करती है, इन सब का एक ही कॉमन आरएनए बनाती है। अब इस एक एमआरएनए पर आपके पास 3 जीन की इंफॉर्मेशन है। ये एमआरएनए कहलाएगा पॉलीसिस्टोनिक एंड दिस इज फाउंड इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोटिक डीएनए में जीन अरेंजमेंट ऐसे रहता है। अब यूकैरियोट में क्या है,
In eukaryote, genes are arranged very far from each other. यूकैरियोटिक डीएनए में जीन बहुत दूर दूर होते हैं ऑन लीनियर डीएनए, एंड दस देयर आर लार्ज गैप्स बिटवीन द जीन. अब जैसे ये एक जीन है, फिर एक बड़ा सा गैप है, फिर एक और जीन है, तो यहाँ जीन या सिस्टोन दूर दूर और बीच में इस तरह के गैप रहेंगे. गैप से आरएनए बनेगा नहीं, इसलिए इसका अलग आरएनए बनेगा, इस जीन का अलग आरएनए बनेगा, और ये आरएनए क्या कहलाएंगे? मोनोसिस्टोनिक आरएनए. समझ में आई बात? ठीक है. तो हम यहाँ पर चाह करके भी यूकैरियोट के अंदर पॉलीसिस्टोनिक बना नहीं सकते. कोई आपसे पूछे कि व्हाई द पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए इज नॉट पॉसिबल इन यूकैरियोट, so your answer will be very simple, that in eukaryotic DNA genes are not arranged continuously and there are big gaps between the genes, and that's why individual mRNA of individual gene will form, which is called monosystonic mRNA. ठीक है. तो आरएनए मोनोसिस्टोनिक है या पॉलीसिस्टोनिक है, ये जीन के अरेंजमेंट, डीएनए में जीन के अरेंजमेंट पर डिपेंड करेगा. समझ में आई बात? अब यहाँ जो हमारी एक नई टर्म हमने इंट्रोड्यूस करी, सिस्ट्रॉन, थोड़ा सा आप इसके बारे में भी समझ लीजिए. बहुत पहले एक साइंटिस्ट आए थे, बेंजर ने एक्चुअली डीएनए में वर्किंग बेस पर, डीएनए के फंक्शंस के बेस पर 3 यूनिट्स बनाई थी. उनका कहना है कि डीएनए में 3 अलग अलग यूनिट होती है, और उन्होंने नाम दिया था सिस्ट्रॉन, रिकॉन, म्यूटॉन. आज भी ये टर्म्स कई बार यूज होती है. ठीक है. अब इसको जीन के रेस्पेक्ट में कोरिलेट किया जाता है, तो थोड़ा सा आप भी इन तीनों टर्म के बारे में ध्यान रखिए कि डीएनए में इस तरह की कई सारी यूनिट्स होती हैं. जैसे ये जो यूनिट्स का और इनका डेफिनेशन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा. बेंजर जो साइंटिस्ट थे, दे गिव 3 यूनिट टर्म्स इन डीएनए ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस के अकॉर्डिंग इन्होंने डीएनए में 3 यूनिट बनाई थी. वन इज सिस्ट्रॉन, एक तो ये है सिस्ट्रॉन. ठीक है. अनदर वन इज रिकॉन एंड म्यूटॉन. सिस्ट्रॉन, रिकॉन, म्यूटॉन है कुछ भी नहीं है. सिस्ट्रॉन क्या है? इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डीएनए विच कैन फॉर्म आरएनए एंड प्रोटीन. डीएनए का वो स्मॉलेस्ट सेगमेंट जिससे आरएनए बने, प्रोटीन बने, उसको सिस्ट्रॉन है. ठीक है. तो ये सिस्ट्रॉन कहलाते हैं. ऑब्वियस सी बात है, इट इज इक्विवेलेंट टू अ जीन. सिस्ट्रॉन इज इक्विवेलेंट टू अ जीन. भाई आप जो आरएनए बना रहा, प्रोटीन बना रहा, उसको जीन भी कह रहे हैं और उसी को सिस्ट्रॉन भी कह रहे हैं. तो हम ये एक स्टेटमेंट कह सकते हैं, एवरी सिस्ट्रॉन इज अ जीन. राइट. ठीक है. एवरी सिस्ट्रॉन इज अ जीन. सारे सिस्ट्रॉन जीन ही तो है, बट एवरी जीन में नॉट बी सिस्ट्रॉन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. एवरी जीन में नॉट बी सिस्ट्रॉन. कुछ जीन ऐसे होते हैं जो आरएनए, प्रोटीन नहीं बनाते. ये आगे आएंगे हमारे जीन रेगुलेशन. मैंने वैसे जीन जब पढ़ाया था शुरू में तब भी बताया था. देयर आर सम जीन्स, कुछ जीन्स ऐसे हैं जो ना आरएनए बनाते हैं ना प्रोटीन बनाते हैं, फिर भी जीन कहलाते हैं. वो जीन तो हैं बट सिस्ट्रॉन नहीं है. जीन में भी सिस्ट्रॉनिक जीन में भी नॉन सिस्ट्रॉनिक जीन. ठीक है. जिस जीन से आरएनए बनेगा वो सिस्ट्रॉनिक जीन है, और मैक्सिमम हमारे जीन सिस्ट्रॉनिक जीन होते हैं. इसलिए जीन एंड सिस्ट्रॉन इक्विवेलेंट. बट देयर आर सम जीन्स व्हिच आर नॉन सिस्ट्रॉन. ठीक है. उसके बाद में दूसरी टर्म है रिकॉन. रिकॉन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डीएनए व्हिच टेक पार्ट इन क्रॉसिंग ओवर. क्रॉसिंग ओवर में हम कहते हैं कि सब सेगमेंट डीएनए का इधर से उधर एक्सचेंज होता है. हमने लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर पढ़ा भी. तो इन्होंने एक यूनिट बनाया कि डीएनए का वो स्मॉलेस्ट सेगमेंट जो कट करके क्रॉसिंग ओवर में एक्सचेंज होता है, रिकॉम्बिनेशन करता है, उसको रिकॉन कहते हैं. रिकॉन इज द यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन बनाया गया. ठीक है. आज हमें मालूम है कि जो वो रिकॉन कह रहे थे, एक्सचेंज जब होता है मोर और लेस पूरा जीन ही जाता है. इसलिए रिकॉन इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी इक्विवेलेंट टू जीन. ये भी करीब करीब जीन के इक्विवेलेंट ही है, क्योंकि जब एक्सचेंज करते हैं, हमने लिंकेज में भी पढ़ा है कि हम पूरा जीन एक्सचेंज करते हैं. ये जीन उठा के इधर रख दिया, ये इधर उठा के इधर रख दिया. तो क्योंकि एक्सचेंज भी पूरे जीन का होता है, तो जिसको उन्होंने रिकॉन कहा था वो भी देखा जाए तो एक जीन के इक्विवेलेंट ही है. बट रिकॉन इज द यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन. वो स्मॉलेस्ट सेगमेंट जो क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन में एक्सचेंज होता हो, जो कि यूजुअली एक जीन होता है. ठीक है. एंड द थर्ड यूनिट इज म्यूटॉन. म्यूटॉन कहा जाता है यूनिट ऑफ म्यूटेशन. इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डीएनए इन विच अ म्यूटेशन कैन अकर. डीएनए का वो स्मॉलेस्ट सेगमेंट जिसमें कि एक म्यूटेशन पॉसिबल हो, वो म्यूटॉन कहलाता है. ठीक है. जिसमें म्यूटेशन पॉसिबल है, म्यूटॉन. म्यूटॉन जो होता है वो बहुत छोटा है. इट इज नॉट इक्विवेलेंट टू जीन. आप डीएनए में स्मॉलेस्ट कौन सा सेगमेंट है जिसमें कि कुछ चेंज कर सकते हैं? डीएनए की वो स्मॉलेस्ट यूनिट होगी सिर्फ एक बेस पेयर. मतलब आप एक सिंगल बेस पेयर को भी निकाल के कुछ और लगा देते हो, उसको हटा देते हो, जोड़ देते हो, तो म्यूटेशन हो गया. डीएनए में जो मिनिमम चेंज कर सकते हैं वो एक बेस पेयर पे करते हैं. तो म्यूटॉन की तो लेंथ ही सिंगल बेस पेयर की मानी जाती है. इट इज ऑफ सिंगल बेस पेयर इन लेंथ.
ठीक है, एंड इट इज नॉट इक्विवेलेंट टू जीन। एक जीन में तो ऐसे बहुत सारे म्यूटॉन हो सकते हैं, तो सिस्टोन रिकॉन जीन के इक्विवेलेंट रहते हैं, लेकिन म्यूटॉन और भी छोटी टर्म है, डीएनए की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। दिस इज सिंगल बेस पेयर इन लेंथ एंड दिस इज द सेगमेंट इन विच अ म्यूटेशन, अ चेंज कैन अकर इन डीएनए, और ये सिंगल बेस पेयर का होता है। तो वैसे भी नॉलेज के तौर पर ये तीनों वर्ड ध्यान रख लें, सिस्टोन, रिकॉन, म्यूटॉन। ठीक है, ये हमने इसलिए भी दिया, अभी हमने एमआरएनए के साथ सिस्टोन वर्ड आया है इसलिए बता दिया। तो कुल मिलाकर ये हमारे हो गए 3 टाइप्स के आरएनए, नॉन जेनेटिक आरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए। आरआरएनए जो कि राइबोसोम बना रहा है, तो उसके टाइप्स वगैरह अच्छे से ध्यान रखिएगा। टीआरएनए ये एक स्पेशल आरएनए जो अमीनो एसिड ला रहा है, तो उसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। और बाकी एमआरएनए है, और एमआरएनए के साथ साथ की 2 टर्म, मोनोसिस्टोनिक एंड पॉलीसिस्टोनिक। ओके, तो ये हमारा न्यूक्लिक एसिड वाला पार्ट रहा इस चैप्टर का। हमने पहले डीएनए पढ़ा, डीएनए की प्रॉपर्टीज, डीएनए का स्ट्रक्चर, डीएनए की पैकेजिंग। ठीक है, उसके बाद फिर हम आरएनए पर आए, हमने आरएनए की भी जनरल बात करी, आरएनए और डीएनए का कंपैरिजन पढ़ा, आरएनए वर्ड के बारे में आपको बताया गया, और उसके बाद आरएनए के टाइप्स, आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए। तो ये हमारा चैप्टर का एक न्यूक्लिक एसिड वाला सेगमेंट हुआ। ठीक है, अब इसके बाद हम चैप्टर के फंक्शनल यानी मैकेनिज्म वाले पार्ट पर आएंगे। ठीक है, अगला पार्ट हम अगले सेगमेंट में शुरू करेंगे, सेंट्रल डॉगमा से। ओके।